हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। चलेंगे आज हम 9th क्लास में सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज को स्टडी करेंगे। सो आर यू रेडी? चलते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जो हाईलाइटेड आएगी आपके सामने वो ये है कि पॉपुलेशन को असेट समझा जाए, लायबिलिटी ना समझा जाए। तो पहले तो ये टर्म समझना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को असेट समझना है, लायबिलिटी नहीं समझना। तो असेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। असेट अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ ना तो असेट हर वो चीज़ है जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे दे। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी ज़मीन में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो इन फ्यूचर मुझे उससे रिटर्न ज़रूर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ओके। अगर मैं उसको रेंट पर बिल्डिंग क्रिएट करके या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसको रेंट पे भी दे दूँ तो भी मुझे कुछ इनकम उससे मिलती रहेगी। तो इन फ्यूचर जो चीज़ मुझे रिटर्न दे सके वो सबको मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ एसेट्स में, ठीक है। बात आती है लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कर्ज या जिम्मेदारी, एक तरह से समझिए। मान लीजिए अब मैंने लोन लिया बैंक से, ठीक है। अब वो लोन अगर मैंने लिया है, ठीक है, तो मुझे वो वापस करना है, तो वो तो मेरा कर्ज हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? तो पॉपुलेशन को कैसे एक असेट बनाया जाए जो कि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट दे, ना कि उसे लायबिलिटी बनाया जाए कि वो एक बर्डन सम एक इकोनॉमी के ऊपर आ जाए। इकोनॉमी मीन्स हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है ना, हमारा पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ये डाइल्यूट हो जाता है अगर जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होकर के इसको बढ़ाते हैं वही लोग स्किल्ड के साथ नहीं आएंगे, स्किल एफिशिएंसीज के साथ नहीं आएंगे। प्रॉपर इन्हें अगर पढ़ाई लिखाई करने का मौका ना मिला, प्रॉपर इन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ ना मिली, प्रॉपर इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग कोई ना मिली, तो ये क्या होता है, एक अपने आप को एक काफ़ी नीचे लेवल तक लेकर के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह का एफर्ट इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं कर पाते। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही कहा गया है कि पॉपुलेशन मतलब हम और आप कैसे हमारी कंट्री के लिए एक असेट बने, ना कि एक लायबिलिटी बने। तो हमारे और आपके हाथ में ये नहीं है। ये जो चीज़ है ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, एक सोच पर निर्भर, ये बड़ी सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तब ये हो पाता है कि मेरी फैमिली में हर एक छोटे बच्चे को पढ़ाना है। क्यों? आगे पता है कि आगे का जनरेशन कैसा आने वाला है कि वो इकोनॉमी में स्ट्रगल ना करे, वो जहाँ जाए उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। तो एक माइंडसेट चेंज करना, उसके बाद एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल भी कराना कि वो इजीली वहाँ पर जा सके, स्टडी कर सके या स्किल ले सके या कैसे ना कैसे करके अपने आप को इतना बिल्डअप कर सके कि वो एक असेट क्रिएशन की तरह सामने आए, ना कि लायबिलिटी। क्लियर है? क्योंकि देखो, अगर किसी इकोनॉमी में लोग काम कम करते हैं अपेक्षाकृत उनके कि जो बैठे हुए हैं, तो एक बर्डन ही हो गया ना। अब मान लीजिए एक फैमिली में 4 लोग हैं, एक व्यक्ति कमाने वाला है, तो 4 तो एक नॉर्मल सेंस में हम बोलें तो इकोनॉमिक टर्म में तो वो एक बर्डन सम हो जाते हैं उस पर्सन के लिए। नॉट टेक इट इन अदरवाइज, बस एक इकोनॉमिक ट्रेंड समझाने के लिए मैं ये कह रही हूँ। तो इसमें यही बताया गया है कि हमारी कंट्री में क्या ऐसे स्टेप लिए जाते हैं जिससे हम पॉपुलेशन को ऐसे सी करें कि वो हमारे लिए असेट की तरह आगे जाके हमें बेनिफिट प्रोवाइड करे, ना कि हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स क्या है? देखो ह्यूमन रिसोर्स, देखो ह्यूमन बींग्स मीन्स हम और आप, रिसोर्स मीन्स संसाधन। यहाँ तो हम और आप एक संसाधन हो गए एक कंट्री के लिए। देखिए कितनी यूनिक सी चीज़ हो गई। देखो कई कंट्रीज़, एग्जाम्पल इसमें जापान है। जापान देखो इनके पास रिसोर्सेज का बहुत अभाव है, प्लस में ये नेचुरल सिग्निफिकेंस से भी कहीं पीछे हटते हैं और ये एक्टिव प्लेट्स के ऊपर लाई करने वाला कंट्री है। लेकिन आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान आज बहुत नंबर 1 पोजीशन पर लाई करता है। आज की डेट में, आज रात में अगर वहाँ भूकंप आता है, एक अर्थक्वेक आता है, तो विदिन आपको सुबह तक पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर आया। इतनी फास्ट डेवलपमेंट है वहाँ पे।
तो उन्होंने किस चीज़ पर वर्क किया, उन्होंने, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन बीइंग्स को, जो उनकी पॉपुलेशन है, उनको अच्छे से स्किल दिया, अच्छे से एबिलिटीज़ दी। ऐसा हर एक वो सेक्शन उन्होंने क्रिएट किया जिससे उनकी पॉपुलेशन एक अच्छे लेवल पर बिल्डअप हो सके, एक अच्छे लेवल पर आगे जा कर के काम करने लायक बन सके। तो यही बोला जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम एजुकेशन एंड स्किल्स प्रोवाइड करें, स्किल्स मीन्स वोकेशनल कुछ ट्रेनिंग दे दी जाए। मान लीजिए मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, लेकिन वो कुछ अपने पेरेंट्स फादर से सीखते हैं, या उनके भी बिजनेसेस को अप्लाई करते हैं, उनसे सीखा होता है कुछ कलाकारी, कुछ जैसे हम कहें कि कलाकृतियाँ बनाना या मूर्तिकार। देखें आप, ये बहुत पुराने आर्ट फॉर्म्स लोग अपने मम्मी पापा से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं और उसी को फिर अपने आप एक जॉब ट्रेनिंग के पर्पस से उसको आगे लेकर के जाते हैं, उसके बाद उसमें जॉब भी करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते भी हैं। तो वो एक स्किल हुई। देखिए आज आप इस चीज़ को रिलेट करिए, स्किल इंडिया मिशन, ये सब क्या है? मोदी जी ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के पास, अगर वो इतना एबल नहीं हो पाया कि वो काम कर सका या एजुकेशन ले सका, तो उसको कहीं ना कहीं किसी एक क्षेत्र में उसको स्किल तो प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि वो अपनी उस स्किल के बदौलत जा कर के कुछ अर्न कर सके। ठीक है, कुछ अर्निंग कर सके, कुछ कमाई कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पर गर्ल्स को रूरल एरियाज़ में स्टिचिंग सिखाई जाती है काफ़ी कम कॉस्ट में। आपने देखा होगा कंप्यूटर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है कि ताकि इस सेक्टर में अपने आप को थोड़ा बिल्डअप करें गर्ल्स बॉयज़ सब। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे न कैसे करके एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए और एल्स स्किल प्रोवाइड करी जाए, ताकि वे क्या बन सके, ह्यूमन कैपिटल बन सके। और इसका ज्वलंत उदाहरण देता है जापान। जापान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत कमी है बेटा, लेकिन जापान ने ये प्रूव किया है कि कैसे हम इतने रिसोर्सेज के मामले में इतना कम होकर भी हम आज एक डेवलप्ड कंट्री हैं। रीज़न क्या है कि उन्होंने अपना एक सेक्टर बहुत ही मजबूत किया। देखिए 1960 1970 के दशक तक चाइना भी हमारे ही रेस में था, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था चाइना और हमारे में, लेकिन उन्होंने भी देखिए अपने एक सेक्टर को इतना फ्रूटफुल किया, और उस सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सामान बनाने का जो सेक्टर है, उसके लिए जो उन्होंने अपने पर्सनस के ऊपर वर्क किया ना, वो काबिले तारीफ़ है। क्योंकि उनका जो ये वर्क है ये एक लैंडमार्क क्रिएट करता है कि कैसे आप अपनी पॉपुलेशन को, देखिए हाई पॉपुलेशन है इंडिया की कंपैरिजन, तो चाइना में काफ़ी ज़्यादा हाई पॉपुलेशन है, लेकिन देखिए आप तब भी उन्होंने अपनी इतनी हाई पॉपुलेशन होने के बावजूद अपने आप को एक डेवलप्ड कैटेगरी में लाने के लिए खड़े हुए हैं कि नहीं, डेवलप्ड ही है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो इकोनॉमिक होती हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक होती हैं। देखो हर वो चीज़ जो मुझे कुछ इनकम दे दे वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनकम दे दे वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो चीज़ मैं सोशल वेलफेयर के लिए कर दूं वो मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, या मैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर दूं तो ये मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए समझे, अगर मान लीजिए घर में आपने मेड लगाई, ठीक है, वो मेड आती हैं हर मंथ काम करके, उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, है ना, ये उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपके लिए भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन वही उसी जगह पर आपकी मदर हैं या आपके घर में कोई भी केयर गिवर हैं जो बिना पैसों के वही काम करती हैं, लेकिन वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उसके बदले में वो पैसे नहीं ले रही। अगर मैं खेती की ही एग्जांपल दूँ तो खेती में जब आप अनाज उगाते हैं तो अनाज उगा करके उसको जब फील्ड में बेचा जाता है मार्केट में, तो उसके बदले में आप पैसे कमाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सरप्लस अनाज, जो भी अनाज है, आप बाहर ना ले जा करके सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रिपेयर कर लें, है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी, क्योंकि उसके रिटर्न में आपको इनकम तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। चलेंगे नेक्स्ट,
क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड होती है। अगर मैं कहूँ कि किसी कंट्री की क्वालिटी बताइए, किसी कंट्री के पॉपुलेशन की क्वालिटी बताइए, कि वहाँ पर जो रहने वाली डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर कितनी क्वालिटी है, तो ये मेजरली जो डिपेंड है वो है, एक तो वहाँ की साक्षरता देखी जाती है, लिटरेसी रेट देखी जाती है, फिर एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है कि कितना वहाँ पर इंसान एक एवरेज कितनी लाइफ जीता है, और दूसरा देखा जाता है कि स्किल फॉर्मेशन में वो कितना आगे है, उसको कितनी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए हम इसी को समझते हैं। तो लिटरेसी रेट पता करा जाता है कि कितने % पॉपुलेशन ऐसी आती है जो लिखना पढ़ना भी नहीं जानती। ये तो एकदम मियर कैटेगरी में आ गए, पढ़े लिखे तो होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटरेट की डेफिनेशन बता दीजिए, तो लिटरेट की डेफिनेशन तो सिंपल होती है, जो व्यक्ति पढ़ सके और लिख सके वो लिटरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि लिटरेसी की इतनी छोटी सी ही डेफिनेशन होनी चाहिए? नहीं। तो ये एक अधेर लेवल में है, आगे के लेवल में है, लेकिन हमने यहाँ पर देखना है कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे पहले किस चीज़ से डिफाइन होती है? लिटरेसी रेट से। हाउ मच पॉपुलेशन इज लिटरेट एंड हाउ मच पॉपुलेशन इज नॉट लिटरेट। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये एक सिंबल है, बहुत बड़ा सिंबल है। देखिए, किसी कंट्री में अगर बच्चे ज़्यादा जिंदा नहीं रहते, या मैं कहूँ कि लोगों की एवरेज जो लाइफ है वो बहुत कम है, या लोग बीमारियों से बहुत जल्दी मर जाते हैं, चिकन पॉक्स हो गया या ऐसी कोई अलग कोई बीमारी होगी जो टीका वगैरह लगता है वो नहीं लग पाया और उसकी वजह से मर गए, तो इससे पता है क्या, एक बैक फ्रंट में एक और चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ तो एजुकेशन को डिनोट कर दी कि इस कंट्री में एजुकेशन नहीं है अच्छी, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छी नहीं है। दूसरी क्या, इस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर लोग बहुत कम जी पाते हैं, बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं, या जो लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी लेवल है वो कम है, क्योंकि यहाँ समय पे टीकाकरण नहीं हो रहा। तो बड़े सारे पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं कि हमारे यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, बेकार है या अच्छी है। नेक्स्ट, स्किल फॉर्मेशन मीन्स वोकेशनल ट्रेनिंग आपको आपकी कंट्री में मिलती है या नहीं मिलती है। अगर वोकेशनल ट्रेनिंग की मैं बात करूँ तो चाहे स्टिचिंग हो गई, चाहे कंप्यूटर नॉलेज हो गया, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, किसी भी तरह की नॉलेज, अलग से कोई स्किल एक्वायर करना, ये कितनी है, तो इसके बलबूते पर कितने लोग अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो ये तो मेजर एक डोमिनेशन हो गया हमारा लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और स्किल फॉर्मेशन। अब इसी में मैं सबसे पहले लिटरेसी रेट पर आऊँगी, तो इसमें हम देखेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान में रखेंगे, रोल ऑफ एजुकेशन इन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो एजुकेशन का रोल देखिए बहुत ही प्यारा सा है। क्या है कि सोसाइटी का ओवरऑल ग्रोथ ना एजुकेशन से होता है। देखिए, शिक्षित इंसान के पास जो डायमेंशन होती है ना सोचने की, वो अलग होती है। वो कई सारी चीज़ों को एक प्रैक्टिकल, एक अलग ही, जो सब सारे सेक्टर्स के लिए सही हो, सभी सेक्शंस के लिए सही हो, ऐसा कोई डिसीजन मेकिंग करना हो, तो वो एक एजुकेशन स्किल्ड पर्सन करता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा है, उसको आइडियोलॉजिकल समझ में आता है कि प्रैक्टिकलिटी क्या होती है और कौन सी चीज़ करने से क्या इसके रिपरकशंस आती हैं, क्या इसके बैड इफ़ेक्ट्स आ सकती हैं, इम्पैक्ट्स आ सकती हैं। तो सोसाइटी को एज अ होल एक बहुत ही अच्छा जज और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए रोल ऑफ एजुकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम, बिल्कुल सही। एजुकेशन है तो ज़्यादातर लोग जाएंगे एजुकेटेड अलाइड एक्टिविटीज़ में जॉब ओरिएंटेशन क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ से उनकी नेशनल इनकम तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। नेक्स्ट आता है कल्चरल रिचनेस, तो वो ये भी सोचेंगे कि हमारा कल्चर हमसे छूटे ना, क्योंकि बीइंग द एजुकेटेड पर्सन दे विल थिंक अबाउट देयर कल्चरल डायमेंशंस ऑल्सो, कि वे कहाँ से हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं, तो वो अपने कल्चर को भी सहेज करके रखने की कोशिश करेंगे।
एफिशिएंसी इन गवर्नेंस, बिल्कुल एफिशिएंसी आ जाती है गवर्नेंस में भी, क्योंकि हम ऐसे सेक्टर में, हम सोसाइटी ओरिएंटेड सेक्टर में, हमारे यहाँ पर जो फॉर्मुलेट है, लॉ मेकिंग है, वो सब कुछ इनडायरेक्टली ना पॉपुलेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हम और आप इतने अच्छे से माइंडसेट नहीं करके, क्रिएट करके वोटिंग नहीं करेंगे, और वो माइंडसेट कब आएगा, जब हम एजुकेटेड होंगे। तो रोल ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम एजुकेटेड होंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ, हमें किस व्यक्ति को अपने सेंटर पे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे लिए काम कर सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमारी कंट्री को दे सकता है, या हमारी कंट्री की जो स्टेटस सिंबल है उसको इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट, इसी के उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो 1951-52 में टोटल जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का, टोटल इनकम का 0.64% जो था वो एजुकेशन पर खर्च करती थी हमारी गवर्नमेंट। और वही चीज़ 2004 में ये चीज़ बढ़कर के हो गई 3.68%। इंक्रीज तो हुआ, बट अभी भी हमारी जो आइडल है, जो हम सोच करके रखते हैं कि एजुकेशन में हमारी जीडीपी का कितना शेयर जाना चाहिए, तो वो आइडल है 6%। अभी भी हम 6% जितना अपनी एजुकेशन पर खर्च नहीं करते। हमारी सरकार इस पर खर्च नहीं कर सकती। लेकिन इसके उपलक्ष्य में, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, लोगों के पास अभी भी आप जाइए तो रूरल एरियाज़ में या कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं, वहाँ पर वे लोग अपने बच्चों को स्टडी नहीं कराना चाहते, कि वे चाहते हैं कि हम अगर मजदूरी कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी करें। वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, और उस एक्स्ट्रा इनकम की कैटेगरी, उस कैटेगरी को सोचने के चक्कर में वे ये भूल जाते हैं कि हम इसका बचपन छीन रहे हैं, इससे एजुकेशन ले रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था, और इसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन देना बिलो द ईयर 14 ईयर ऑफ एज से नीचे के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन देना ज़रूरी समझा गया। इसी के उपलक्ष्य में ना एक और चीज़ देखी गई कि एनरोलमेंट तो हो गया, लेकिन ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा होते थे। और अभी भी आप देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में ना टीचर्स सिर्फ खाना पूर्ति करके आ जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल द सेक्शंस ऑफ टीचर्स। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो बिल्कुल उस तरह से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो इस वजह से ना बच्चे जाते भी नहीं थे। दूसरा, प्रेशर घर का भी रहता, तो बच्चे वहाँ पर ड्रॉप आउट हो जाते थे, एनरोल होकर के तुरंत ड्रॉप आउट। तो इसके उपलक्ष्य में एक और चीज़ करें, मिड डे मील स्कीम का आपने नाम सुना होगा। मिड डे मील स्कीम भी एक इसी लाइन में इम्पोर्टेंस रखता है। कैसे? मिड डे मील स्कीम से ना दो चीज़ें हो गई सरकार की एक साथ। लोगों को न्यूट्रिशनल फूड भी प्रोवाइड करना, छोटे बच्चों को जो कि स्टंटिंग के शिकार हैं, एज के हिसाब से उनका वेट नहीं बढ़ रहा है, एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो उनको बेटर न्यूट्रिशियस फूड भी मिल जाए, और इसी बहाने उनके माँ बाप उनको एनरोल भी करा देते थे। ये एक ट्रू फैक्टर था जो इस मेजर से आया, जो कि था मिड डे मील स्कीम। ओके, तो लिटरेसी रेट, वैसे तो आप समझिए तो बहुत फार कंसेप्ट होता है। लिटरेट होना अपने आप में ही एक गौरव है, और लिटरेसी रेट अगर किसी कंट्री की डाइल्यूटेड है, नहीं ठीक है, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट को सही बताती नहीं है। ओके, तो हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देख लिया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लिटरेसी रेट हमने देखा था। लिटरेसी रेट के बाद हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पर आए थे, जिसमें हमने ये पता किया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जिस कंट्री में अच्छी होती है, उस कंट्री को ये माना जाता है कि हाँ, यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, अच्छी होंगी। तो इसी के श्रेणी में आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ।
देखो पॉपुलेशन की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है ना, कि अच्छे से वर्क करेगा वो, उसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है। क्योंकि अगर एक हेल्दी पर्सन नहीं है तो वो अपने काम को उतने उत्साह से, उतनी कैलिबर के साथ नहीं कर सकता। तो बीइंग अ हेल्दी पर्सन इज़ मच मोर नीडेड व्हेन द टर्म एफिशिएंसी इज डिराइव्ड। नाउ नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर मैं हेल्थ की ही बात करूँ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग एवरेज कितना जीते थे, तो ये 37 to 40 ईयर्स की एक्सपेक्टेंसी देखी जाती थी सन 1951 to 52 के अंदर, जो कि 2001 की सेंसस में ये देखा गया कि 63.9 64 या 65 ईयर्स तक अप्रॉक्स इंसान जीने लग गया। इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि हमारे कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, अच्छी हुई हैं, लेकिन अभी भी अगर हम कहें तो बेटर फार इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक हमारी कंट्री में नहीं है। एडवांस जो मेथोडोलॉजी होती है उसके लिए अभी भी हमें बाहर की कंट्री के रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है कि हम वो टेक्निक और वो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी हम अपनी कंट्री में ला पाएँ। तब भी हम कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर्स में अपने आप को ऊपर देखते हैं आज की डेट में। अगर मैं हेल्थ फैक्टर को ही बोलूं तो भी हम हेल्थ फैक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी हमारा हेल्थ के अंदर ही कवर होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है? डेथ ऑफ द चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज बिफोर अचीविंग द एज ऑफ 1 ईयर। एक बच्चा पैदा होता है और 1 साल की एज अचीव करने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि वहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटी, उस कंट्री में हेल्थ की फैसिलिटी कैसी हैं, बहुत ही ख़राब है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 147 था इन ईयर 1950-51 और जो कि 47 पहुंचा 2010 में। ठीक है, इसका मतलब रूरल सेक्टर में और एक प्राइमरी जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होती है, जैसे टीकाकरण हो गया, गांव में रूरल एरियाज़ में पहुंचना हो गया, तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, तभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बढ़ी और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो शिशु की मृत्यु दर होती है वो कम हुई। पहले देखिए कितनी थी, 147 पर 1000 और नेक्स्ट अब कितनी हो रही है, 47 पर 1000। तो ये हम देखते हैं कि बिफोर अचीविंग द 1 ईयर ऑफ एज। अनएम्प्लॉयमेंट अगर मैं कहूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट, पहले तो अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखो अनएम्प्लॉयड ना वो पर्सन है जो चाहता है काम करना, विलिंग है, बहुत अच्छे से काम करना चाहता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। तो ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हो गई अनएम्प्लॉयड पर्सन की, कि एक पर्सन के अंदर स्किल भी है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है कि काम करना चाहता है, प्रिवेलिंग वेज रेट पर, जो भी वेज रेट उसे मिल जाए और तब पर भी उसे काम ना मिले तो उस पर्सन को उस जगह पर तो अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। हमारी कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयड नंबर ऑफ पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है तो ईयर 15 से 59 को कंसीडर किया जाता है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि 15 से 59 ही ईयर मानेंगे, लेकिन ये एक लमसम आइडिया लिया जाता है कि 15 to 59 ईयर एज तक की जो पॉपुलेशन होती है वो अनएम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर काउंट करी जाती है। यस, तो बेटा यहाँ पर सीजनल फार्म लेबरर्स की कंडीशन में अगर हम अनएम्प्लॉयड को कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हमने अभी क्या सुना था कि अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप डिफाइन करें तो 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज की पॉपुलेशन में अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो उसको अनएम्प्लॉयड श्रेणी में माना जाएगा। अब काउंटिंग के लिए यही ईयर क्यों माना जाता है, क्योंकि ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है 15 से 59 ईयर। ठीक है, इसके पहले 14 ईयर्स तक और 60 ईयर्स के अबव ये वर्किंग एज पॉपुलेशन होती नहीं है। अब अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो टाइप होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है डिसगाइज, और ये दोनों ही ना बेटा आपको फार्म में दिख जाएगा। फार्म में कैसे, देखो सीजनल
सीज़न में जब खेती होती है, जैसे गेहूं की फसल तैयार, उसके बाद गैप होता है 1 महीने 2 महीने का, तो वो 1-2 महीने का जो गैप है उस समय पर तो वो आइडल बैठा है ना, वो काम नहीं कर रहा, तो क्योंकि वो सीज़न नहीं है उसके काम का, या कोई लेबरर है जो टेनेंट्स की तरह दूसरों के फार्म पे काम कर रहा है, तो उसको भी तो काम पीक टाइम पर ही मिलेगा, रेस्ट ऑफ द टाइम तो वो काम नहीं कर रहा, तो वो सीजन वाइज अनएम्प्लॉयड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। भाई चाहिए, काम चाहिए 5 लोगों का, बट एम्प्लॉयड है 10 लोग, क्या करें? तो ये 5 की जो एक्स्ट्रा 5 है, इनकी तो मार्जिनल कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, एक्स्ट्रा तो कुछ ये प्रोड्यूस कर नहीं रहे। भाई ज़मीन ये है, इसमें 100 क्विंटल अनाज हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल सॉरी, पहले 2 लोग करते थे और उसके बाद 3 आ गए, 4 आ गए, तो थोड़ा सा बढ़ गया, चलो एफर्ट से थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन क्या अब मैं बोलूँ कि नहीं 10 आ जाएं तो ये 100 का 200 300 हो जाएगा? नहीं, ज़मीन की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ रही है, ये तो अनयूज्ड वर्क हो गया ना। ज़रूरत तो सिर्फ 5 की है, ये जो 5 एक्स्ट्रा है ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, इनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन ये तब भी उधर हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इम्पैक्ट हैं जो एक इकॉनमी में अच्छी नहीं मानी जाती हैं। पहला, वेस्टेज ऑफ मैन पावर। देखिए कई, आपने एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने यहाँ नहीं बताया, इस चैप्टर में है भी नहीं आपके, लेकिन मैं वापस बताती हूँ आपको। एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि एजुकेशन लेने के बावजूद कई जगहों पर यही देखा जाता है ज़्यादातर कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड भी कई जगहों पर देखा जाता है, जैसे कि अगर मानूँ मेरे को चाहिए जॉब 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की, 50,000 की, एंड दे आर प्रोवाइडिंग मी 5,000 6,000, सो दैट इज़ नॉट ऑफ यूज़, तो मैं उसे नहीं करूँगी, तो आई एम लीविंग इट वॉलंटरी बेसिस ना, मैं उसको अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से छोड़ रही हूँ, तो वो मेरी वॉलंटरी लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ठीक है, ये तो एक कैटेगरी है कि एजुकेटेड भी बड़े सारे अनएम्प्लॉयड हैं, कई लोग बेटर अपॉर्चुनिटी के तलाश में अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, कई लोग चाह कर भी काम नहीं ढूंढ पाते, काम नहीं करते हैं, या कुछ भी रीज़न हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले वेस्टेज ऑफ मैन पावर। देखिए इनसे हम काम ले सकते हैं, ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक पीक पर पहुंचाने वाला रिसोर्स है ना, इनका काम इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मैन पावर है, इनका जो वर्क एफिशिएंसी है वो वेस्ट हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में काम नहीं आ रहा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाता है। इकोनॉमिक ओवरलोड का मतलब भाई टेंडेंसी देखिए, सरकार सब्सिडीज़ देती है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को कितना सस्ते रेट पर अनाज प्रोवाइड करती है, बड़े सारे मेजर्स लिए जाते हैं कि जो लोग गरीब हैं, उनसे भी नीचे तबकों में रहते हैं, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाए ताकि वे लोग न्यूट्रिशियस फूड खा सकें, बेटर कहीं एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो इसमें खर्चा लगता है ना, तो ये जो खर्चा है इसकी आपूर्ति कहाँ से हो रही है? ये उनके ऊपर हो रहा है, उनके ऊपर टैक्स बर्डन हो रहा है जो कि काम कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, तो ये एक तरह से बर्डन ही क्रिएट हो रहा है ना, तो वे लोग तो काम कर रहे हैं, दूसरा सेक्शन इतना काम कर नहीं रहा, तो उनकी इनकम डाइल्यूट होती है, इस मेजर में जाती है, तो ये एक डिसबैलेंस होता है। और हमारी कंट्री में काफ़ी हद तक देखने को मिलता है कि वर्ल्ड की जो पूरी ऑलमोस्ट वेल्थ है ना, वो सिर्फ 6% लोगों के तक ही सीमित है। अगर मैं फैक्ट बताऊँ ना, तो सिर्फ 6% लोगों के पास ही असीमित वेल्थ है, और बाकी कई ऐसे सेक्शन हैं उसी कंट्री में जो कि सोने से पहले ये भी नहीं पता होता उनको कि उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी आयरनी है, एट अ सेम पर्टिकुलर एरिया, ये एक ही जगह पर आइडेंटिकल अप्रोचेस देखने को मिलता है कि एक बहुत ज़्यादा अमीर है और एक हद बिना का गरीब है। नेक्स्ट, सोशल अनरेस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, सोशल अनरेस्ट। देखो, पेट भूखा हो तो गलत चीज़ करने में समय नहीं लगता। आपने इसको मैं एक रिलेट करूँगी, जम्मू एंड कश्मीर का नाम सुना होगा आपने, क्यों सुना नहीं होगा ज़रूर सुना होगा। वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग होती है, हमारे आर्मी के जवानों पर स्टोन पेल्टिंग होती है,
या हमारी आर्मी के लोगों पर बड़ी क्रूएल्टी से आम पॉपुलेशन उनको परेशान कर देती है कई बार। और आर्मी उन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए खड़ी है, तब पर भी वे स्टोन फेंक देते हैं, तब पर भी वे ब्लास्ट करवा देते हैं, तब पर भी वे आतंकियों को अपने घर में रहने की जगह भी देते हैं, आने का मार्ग बताते हैं, कहाँ से हथियार मिलेंगे, ये सब चीज़ सब कुछ इक्विप्ड करा देते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट। यही एक कैटेगराइजेशन है। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जो धारा है आपकी, जिसके तहत स्पेशल कैटेगरी को हटाया गया है, उस स्पेशल कैटेगरी को हटाने के पीछे यही रीज़न था कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाए ताकि उन लोगों के पास काम हो। इतना पिछड़ा सेक्टर है वो जम्मू एंड कश्मीर, इतना फ्रूटफुल जगह है जहाँ पर टूरिज़्म डेवलप हो सकता है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट आने ही नहीं देते। जैसे ही कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगी तुरंत बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो थोड़े बहुत पैसे में भी ह्यूमन बॉम्ब बन जाएंगे, कुछ बुरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो जब वर्क नहीं है तो सोशल अनरेस्ट आने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो दिस वॉज कंप्लीट योर चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज। आपके पास नोट्स हैं जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, वे हैंडी रखिए और अब इस पूरी डिस्क्रिप्शन को सुनते जाइए। उसी नोट्स के थ्रू मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हैव अ गुड डे।